सो हेलो स्टूडेंट्स, जीएस विजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हमने संधि चैप्टर शुरू किया था और संधि चैप्टर में हमने जो पहला आधार था वो उसकी विभाजन को लेकर के, और विभाजन में भी स्वर संधि का हम लोग क्या कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। जहां हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो संधियां होती हैं, ये संधियां मुख्यतः 3 प्रकार के भागों में डिवाइड थी। ठीक है, जिसने यदि वो पहला लेक्चर ना देखा हो वो उसको भी कंप्लीट करके देख लें। तो सिंपल सा हमारे सामने संधि का 3 प्रकार के भागों में विभाजन मिल रहा था, जिसमें एक स्वर पाठ था, दूसरा व्यंजन के रूप में विशेषता दिखा रहा था, और तीसरा भाग संधि का कहला रहा था, जिसको हम विसर्ग संधि की संज्ञा दे रहे थे। हमने इस सीरीज को फिर स्वर संधि के रूप में देखा था कि स्वर संधियां कितने प्रकार की हैं। उसमें हमने जो स्वरों की संधियों के रूप में विभाजन देखा वो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के थे। जहां हमने पहला भाग, जिसको कि दीर्घ स्वर संधि की संज्ञा दी जाती है, इस दीर्घ स्वर संधि पर डिस्कशन किया था। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब आज का जो हमारा मुख्य विषय होगा, मुख्य काम होगा, वो इसी स्वर संधि का जो अगले प्रकार का विभाजन है, जिसको कि मैं गुणस्वर संधि की संज्ञा दे रहा हूं, इस गुणस्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या विशेषता होती है गुणस्वर संधि की, और किस तरीके से हम इस प्रकार की संधि को फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम पेपर में, वो जरा देखते हैं। अब देखना कि गुणस्वर संधि का जो मेन बेसमेंट होता है वो कहता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ आपको पता है कि पूर्व पद उपस्थित होता है, और दूसरी ओर हम उत्तर पद के आधार को देखते हैं। तो पहली ओर हमारे पास पूर्व पद रहेगा और दूसरी ओर उत्तर पद रहेगा। यहां पर कंडीशन थोड़ा सा अलग हो जाती है। हमने दीर्घ स्वर संधि में क्या देखा था कि अ से लेकर के उ तक के वर्ण समान रूप से आपस में मिले, तब जाकर के जो संधि होगी उसका आगे चल करके उच्चारण दीर्घ के रूप में बनेगा। लेकिन यहां पर आधारभूत शिला क्या है, तो पूर्व पद में यहां पर जो अ और आ होंगे, इन दोनों में से कोई एक वर्ण उपस्थित रहेगा। और रहेगा कहां पर, तो मैंने कहा पूर्व पद की स्थिति में। अब पूर्व पद क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं संधि के पहले भाग में, तो वहां जाकर उसको क्लियर कर ले आप सभी लोग। तो देखना, अ और आ में से कोई एक सा वर्ण, ठीक है, पूर्व पद में उपस्थित हो। और ये संधि का गुण, स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि जब ये दोनों में से कोई एक वर्ण पूर्व पद में हो और उत्तर पद में, अब थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलना। उत्तर पद में हो सकता है कि आपके पास ई हो या ई हो, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहती है कि हो सकता है छोटा ऊ उत्तर पद में दिखे, या हो सकता है बड़े ऊ का हमारे सामने जो स्थान हो वो उत्तर पद में मिले। पहली कंडीशन ई और ई के रूप में, दूसरी कंडीशन ऊ और ऊ के रूप में, और तीसरी कंडीशन बनती है कि हो सकता है पूर्व पद में तो एक ही रहेगा, अ और आ में से कोई एक, लेकिन उत्तर पद की कंडीशंस अलग अलग हैं। ठीक है, जहां पर तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि हो सकता है कि उत्तर पद में री हो, जो ऋषि वाला री होगा। ठीक है, तो पूर्व पद में तो आपको अ और आ ही देखने को मिलेंगे, इनमें से कोई सा एक देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर पद के लिए कंडीशन 3 प्रकार की रहेंगी, जहां पर मैंने कहा ई और ई का कंसेप्ट है, उ और उ का आधारशिला है, और तीसरा कहा मैंने री। अब जब ऐसे कंडीशंस देखने को मिलेंगी तो हम जब संधि करेंगे तो संधि करने पर उच्चारण कैसा होगा वो देखना है। तो जब कंडीशन ये बने पहले नंबर की कि पूर्व पद में अ और आ में से कोई एक, और उत्तर पद में ई या ई में से कोई एक, तो हमेशा और हमेशा उच्चारण ए का किया जाएगा। ध्यान से, पहली कंडीशन में उच्चारण किया जाएगा ए का। जबकि यदि दूसरी कंडीशन बने तो दूसरी कंडीशन में उच्चारण हमेशा और हमेशा ओ का किया जाएगा।
और कंडीशन यदि तीसरी बने कि पूर्व पद में अ या आ में से कोई एक हो और उत्तर पद में री दिखाई दे या री उपस्थित हो, तो कंडीशन यहां पर ऐसी होगी, उच्चारण किसका किया जाएगा, तो उच्चारण यहां पर अर का किया जाता है। तो अभी सिर्फ एक आधारभूत शिला हमने रखी है, जहां पर पूर्व पद में एक ही पैमाना है और उत्तर पद में अलग अलग प्रकार की आपके सामने कंडीशन रखी गई है। तो जब भी इस तरीके की गतिविधि हो, इस तरीके के कंसेप्ट आपको दिखाई दे, वहां पर आपको सीधा सीधा गुण स्वर संधि का आधार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो एक बेसमेंट था, लेकिन हम इसको एग्जाम हॉल में शब्दों के साथ कैसे जोड़ेंगे, कैसे संधि को पहचानेंगे, अब थोड़ा सा उसी पर क्या करना है, जिक्र करना है। अब इस संधि के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स होते हैं, जिन एग्जाम्पल्स को समझते हुए हमने गुण स्वर संधि को पहचानना है। अब ध्यान से देखिएगा कि इस गुण स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो गुण स्वर संधि के संबंध में जो एग्जाम्पल हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है, उनमें से एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखता हूं सुरेंद्र, मैंने लिखा एक एग्जाम्पल सुरेंद्र। ठीक है, अब मैं इस सुरेंद्र नाम का जो शब्द है, इसका यदि संधि विच्छेद करता हूं, तो संधि विच्छेद करने पर कैसे स्थिति उत्पन्न होगी उसको देखेंगे। तो मैं इस सुरेंद्र नाम के शब्द को जब दो अलग अलग भागों में तोड़ता हूं, इनका संधि विच्छेद करता हूं, तो संधि विच्छेद इसका किस प्रकार से होगा, सुरधन इंद्र के रूप में। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया है, सुरेंद्र नाम के शब्द को तोड़ा है, संधि विच्छेद किया है, और संधि विच्छेद में एक तरफ आपको सुर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ इंद्र। अब हम पहली कक्षा में पढ़ चुके थे, पहले भाग में देख चुके थे कि जो ये सुर नाम का शब्द है, या मैं कहूं कि धन के बाईं ओर स्थित जो शब्द होता है, इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वही आपको क्या देखने को मिलेगा, वो पूर्व पद की स्थिति है। तो यहां पर पूर्व पद की स्थिति में एक प्रकार से देखा जाए तो र उपस्थित है, लेकिन र व्यंजन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, और आपको पता है कि जब व्यंजन को खोलते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा स्वरों की सहायता से ही प्रयुक्त होते हैं। तो हम यहां पर यदि र को खोलेंगे तो र के साथ अ का उच्चारण भी होता है। ठीक है, यानी अब हुआ क्या, यहां पर हुआ ये कि अ अब पूर्व पद की स्थिति में आ चुका है। ठीक है, और यहां पर यदि ई को देखा जाए तो ये ई आपका क्या है, उत्तर पद की स्थिति में है। तो हुआ क्या, पूर्व में भी स्वर आया, उत्तर में भी स्वर आया, और हमने फॉर्मूले में देखा था कि यदि स्थिति बने कि पूर्व में आपको अ दिखे और उत्तर पद में ई दिखे, तो हमेशा और हमेशा इनका जब हम लोग संधि करेंगे तो संधि करने के पश्चात उच्चारण ए का आएगा। और हुआ वही कि जब सुर धन इंद्र का हमने आपस में संधि की, तो संधि करने के पश्चात सुर धन इंद्र बना सुरेंद्र। तो हुआ क्या, आपको सवाल सुरेंद्र शब्द के माध्यम से दिया गया था, और सुरेंद्र एक संधि करने के पश्चात जो शब्द है अंतिम रूप से उस भूमिका को दर्शा रहा है। तो मैं पहले भाग में भी डिस्कस किया था कि हो सकता है आपको इस तरीके से सवाल दे दिया जाए, शब्द है उसका संधि विच्छेद करके आपने संधि पहचाननी है, या हो सकता है सवाल इस तरीके से दे कि संधि विच्छेद किया हुआ शब्द आपको एग्जाम में दिया जाएगा और आपने क्या करना है, उसको संधि विच्छेद करके एक पूर्ण शब्द की भूमिका में लाना होगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था जिसको कि मैं सुरेश के नाम, सुरेंद्र के नाम से आपके सामने रखा। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल है लंकेश, एग्जाम्पल मैंने रखा लंकेश। अब इस लंकेश नाम के शब्द को मैं वही गतिविधि करूंगा इसके साथ जो सुरेंद्र नाम के शब्द के साथ की। कैसे, पहले सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि लंकेश शब्द का विच्छेद, यानी इसको हम संधि विच्छेद के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, और लंकेश को जब हम तोड़ते हैं तो किस तरीके से टूटेगा, लंका धन ईश के रूप में, लंका धन ईश के रूप में टूटा। अब पूर्व पद की स्थिति देखी जाए तो पूर्व पद में यहां पर है तो का, लेकिन का व्यंजन है, और इस प्रकार के व्यंजन में बड़े आ का उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस समय
सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, जहां पूर्व पद में इस समय उपस्थित है आ। ठीक, और उत्तर पद की स्थिति में देखा जाए तो उत्तर पद में इस समय बड़ा ई आ चुका है। तो मैं इन दोनों की जब आपस में संधि कराऊंगा तो वहां पर जो उच्चारण होगा वो ए के रूप में ही होगा। तो क्या बना आपका लंका धन ईश बराबर, हमने जब संधि की इनकी आपस में तो निर्माण हुआ लंकेश का। तो सुरेंद्र को देखा और लंकेश नाम के शब्द को देखा। इसके अतिरिक्त भी अनेकों प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं इस संधि से जुड़े हुए, जिसमें से एक एग्जाम्पल है नरोत्तम। मैंने लिखा एक एग्जाम्पल जिसको नरोत्तम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब इस नरोत्तम नाम के शब्द को हम वही करेंगे जो अभी तक दो एग्जाम्पल में हम करते हुए आए हैं। तो करना क्या है, इस नरोत्तम नाम के शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो नरोत्तम को हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, नर धन उत्तम के रूप में, नर धन उत्तम। और नर धन उत्तम में देखा जाए तो पूर्व पद में इस समय अ का उच्चारण आ रहा है, र व्यंजन है क्योंकि, और व्यंजन हमेशा और हमेशा स्वर की सहायता से प्रयुक्त होते हैं। मैं बार बार इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं। और उत्तर पद में देखा जाए तो इस समय स्थिति अ की आ रही है, उ की आ रही है। ठीक है, तो अ पूर्व पद में और उत्तर पद में देखा जाए तो उ उपस्थित है। तो करना क्या है, वही कि यहां पर संधि की जाएगी इस अ और उ के मध्य। तो जो सूत्र कह रहा था वो ये था कि जब भी इस प्रकार की स्थिति बने तो उच्चारण किसका होगा, ओ का किया जाएगा। तो नर धन उत्तम का जब हमने संधि विच्छेद करके संधि के रूप में इसको प्रोसेस को संपन्न किया तो नर धन उत्तम का क्या बना आपके पास, नरोत्तम बना। उम्मीद है इतना गुण स्वर संधि समझ में आई होगी। अब इसी स्वर संधि का एक और विशेष प्रकार का भाग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस भाग को वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण आपको एग्जाम के कंसेप्ट में देखने को मिलती है। तो वृद्धि स्वर संधि की थोड़ा सा क्या करते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें वही हम आधारभूत शिला रखेंगे कि जो पूर्व पद होता है वहां पर कौन सा वर्ण होगा। ठीक है, और उत्तर पद में देखेंगे कि उत्तर पद में किस प्रकार के वर्ण की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक, तो जो पूर्व पद की स्थिति होगी, इस पूर्व पद में आपको अ या आ में से कोई एक वर्ण दिखाई देगा। यानी पूर्व पद में हो सकता है छोटा अ हो या हो सकता है आ हो, दोनों में से कोई एक होगा। जबकि उत्तर पद की स्थिति में यहां पर हो सकता है छोटा ए हो, ठीक है, या हो सकता है बड़ा ए हो। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन बनेगी, यहां पर ओ उपस्थित हो सकता है या हो सकता है औ की उपस्थिति हो। जबकि यहां पर तीसरी कंडीशन ये बने कि यदि उत्तर पद में ऋषि वाला रि हो तो तीनों अलग अलग स्थिति में किसका उच्चारण किया जाएगा वो देखना है। ठीक है, जहां पर यदि पहली कंडीशन को अप्लाई करें तो इनके बाद यानी संधि की जाएगी जब इनकी, तो उच्चारण हमेशा और हमेशा बड़े ए का किया जाता है। ठीक है, इससे पूर्व की संधि में छोटा ए था, जबकि इस समय उच्चारण बड़े ए का किया जाएगा। जबकि हम दूसरी कंडीशन को यदि देखें, जहां पर पूर्व पद में अ या आ में से कोई एक हो और उत्तर पद में ओ या औ में से कोई एक हो, तो उच्चारण हमेशा और हमेशा औ का किया जाएगा। ठीक, और स्थिति यदि तीसरे नंबर की आए कि पूर्व पद में इन दोनों में से कोई एक और उत्तर पद में रि हो, तो यहां पर जो उच्चारण होगा वो रॉ के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर अर का उच्चारण था और अर के साथ जो एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे महर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तऋषि, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हम उसी गुण स्वर संधि में देखते हैं। जबकि यहां पर अ के साथ यदि री का संधि कंसेप्ट हो तो वहां पर उच्चारण हमेशा और हमेशा रॉ का किया जाएगा। अब इस वृद्धि स्वर संधि के थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखना,
कि ये जो वृद्धि स्वर संधि है, यहां पर हर एक स्थिति में जो दो मात्राओं का आधार होगा, उस दो मात्रा के रूप में उच्चारण की स्थिति उत्पन्न होगी। जहां पर मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, एक एक करके मैंने लिखा उदाहरण एक एक। अब एक एक नाम का जो शब्द है, यदि मैं इस शब्द को तोड़ता हूं तो तोड़ने पर या संधि विच्छेद करता हूं तो टूटेगा कैसे? एक धन एक। ध्यान से देखिएगा, हमको तोड़ना भी आना चाहिए, ठीक है। तो एक एक को यदि संधि विच्छेद करके सामने रखा गया तो वो किस तरीके से टूटा? एक धन एक के रूप में। तो हुआ क्या यहां पर? यदि पूर्व पद की स्थिति देखी जाए तो पूर्व पद में इस समय क उपस्थित है, लेकिन इस क का कंसेप्ट ये है कि ये एक व्यंजन है और व्यंजन हमेशा और हमेशा स्वरों की सहायता से प्रयुक्त होते हैं। तो मैं यदि इस क को खोलूंगा तो ये इस तरीके से खुलेगा, स्वर की सहायता से, ठीक है। यानी पूर्व पद की स्थिति में इस समय अ आ चुका है, ठीक है, यानी पूर्व पद में स्वर उपस्थित है। जबकि उत्तर पद में देखा जाए तो उत्तर पद में ए उपस्थित है। तो होगा क्या कि इस अ और ए का आपस में संधि कराया जाएगा। तो रूल क्या कहता है कि जब भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो तो हमेशा और हमेशा उच्चारण इस दीर्घ ए का किया जाएगा। यानी एक धन एक को जब हम संधि के पश्चात एक परिणाम स्वरूप में लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? एक एक बनेगा। क्लियर? ये पहला एग्जांपल। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल है वनौषधि का। वनौषधि, वनौषधि। अब वनौषधि नाम का शब्द है और इस वनौषधि नाम के शब्द का मैं संधि विच्छेद करता हूं। सेम प्रोसेस है, क्लियर? तो वनौषधि को जब मैं तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा? एक तरफ वन आएगा और दूसरी तरफ आपको औषधि शब्द देखने को मिलता है, क्लियर? अब स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? तो पूर्व पद में है तो नौ, लेकिन नौ आपको पता है एक व्यंजन है, तो खुलेगा कैसे? यहां पर औ के उच्चारण के साथ, ठीक। और उत्तर पद में देखा जाए तो स्वयं ओ उपस्थित है। तो कंडीशन वही बनी जो हमने एक सूत्र में देखी थी इससे पहले, ठीक है। तो अ और ओ का जब आपस में संधि कराया जाएगा, ठीक है, तो संधि करने के पश्चात यहां पर उच्चारण किसका होगा? औ का किया जाता है। तो कैसा बना? वन धन औषधि का जब हम संधि का परिणाम स्वरूप सामने लिखेंगे तो वन धन औषधि बन जाती है वनौषधि, ठीक है। यहां पर एक एक था जो कि एक धन एक के रूप में टूटा और यहां पर वन धन औषधि था जो कि वनौषधि के रूप में फिर संधि करने के पश्चात परिणाम है। देखना, इसी तरीके से इस वृद्धि स्वर संधि का एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इस वृद्धि स्वर संधि का जो एक अन्य एग्जांपल है वो है महेश्वर्य। महेश्वर्य। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस महेश्वर्य शब्द को फाइंड आउट करूंगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो हेडिंग हमारी ऑलरेडी ही वृद्धि स्वर संधि है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इन चीजों को पहचानना होता है, ठीक है। तो महेश्वर्य शब्द को मैं संधि विच्छेद के रूप में लिखता हूं। तो कैसे लिखूंगा? महेश्वर्य को महाधन ऐश्वर्य लिखा जाता है, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है। तो इस महाधन ऐश्वर्य में ह का कंसेप्ट आ रहा है पूर्व पद में, लेकिन आपको मालूम है कि ह व्यंजन है, तो इस तरीके से खोला जाएगा। और उत्तर पद में इस समय स्वयं ऐ है, ठीक है। तो आ और ऐ के बीच हम जब क्या कराएंगे? संधि संपन्न कराएंगे, तो यहां पर उच्चारण हमेशा और हमेशा दीर्घ का ही होगा। ये वृद्धि स्वर संधि का नियम है। तो क्या हुआ? महाधन ऐश्वर्य का जो हमारे सामने रूप था, ये संधि करने के पश्चात क्या बना? महेश्वर्य बना, ठीक है। तो महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य बना। यही आपका क्या है? वृद्धि स्वर संधि के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इस सीरीज में हमारे पास और भी अन्य प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है।
सीरीज को जो कि आपको वृद्धि स्वर संधि के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, इस वृद्धि स्वर संधि के कुछ और एग्जांपल्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, जिनमें से एक एग्जांपल्स आता है सखैश्वर्य। सखैश्वर्य, अब देखिएगा इस सखैश्वर्य नाम के शब्द को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। या हम एक काम कर सकते हैं कि इसको संधि विच्छेद करके लिख सकते हैं। प्रोसेस वही है, चाहे आप संधि विच्छेद करके संधि करो, ठीक है, या इस सखैश्वर्य नाम के शब्द को तोड़ करके उस प्रोसेस को संपन्न करो। ठीक है, तो देखना सखैश्वर्य नाम का जो शब्द है, जब मैं इसको तोड़ता हूं तो कैसे टूटेगा, सखा धन ऐश्वर्य। सखा धन ऐश्वर्य। अब इस सखा धन ऐश्वर्य का कंसेप्ट क्या है कि इसमें पूर्व पद में आ का उच्चारण आ रहा है और उत्तर पद में ए तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, उत्तर पद की स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो कंसेप्ट वही होगा कि आ और ऐ का जब आपस में संधि कराया जाएगा तो उच्चारण दीर्घ ए का किया जाएगा। तो सखा धन ऐश्वर्य बराबर बना सखैश्वर्य। इसी तरीके से एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो स्थिति दिखाता है महोज की। ठीक, इस महोज शब्द को जब मैं तोड़ता हूं तो टूटेगा कैसे, महाधन ओज के रूप में। और महाधन ओज में स्थिति कैसी उत्पन्न हो रही है कि पूर्व पद में आपको अ उपस्थित दिखाई दे रहा है और उत्तर पद में ओ की स्थिति है। तो आ और ओ की आपस में जब संधि करेंगे तो उच्चारण हमेशा दीर्घ वाले पोर्शन का होगा, यानी यहां पर उच्चारण औ का किया जाएगा। तो क्या बना, महाधन ओज बराबर महोज की स्थिति बनी। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे जो कि आपकी गुण स्वर संधि से जुड़े हुए थे और वृद्धि स्वर संधि से जुड़े हुए थे। आगे इस प्रकार के लेक्चर को जो आज हमने डिस्कस किया, इसको मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन बाकी के जो बचे हुए भाग हैं संधियों के, वो हम आगे आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।